Hello everyone. In this lecture, we will discuss the steam turbines. What is a steam turbines? Steam turbines are the prime movers which converts the heat energy of steam into mechanical work या mechanical energy in the form of rotary shaft, which is utilized for electricity generation in thermal power plant. तो steam turbine को हम लोग thermal power plant में use करते हैं. इसका काम होता है कि जो स्टीम की थर्मल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो स्टीम टरबाइन की शाफ्ट के साथ ही कनेक्टेड रहता है, और स्टीम टरबाइन जैसे ही स्टीम की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ रोटरी शाफ्ट, उसी शाफ्ट से जनरेटर भी रोटेट होता है, जनरेटर की जो शाफ्ट है वो भी रोटेट होती है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो होता है आपका थर्मल पावर प्लांट में. बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. पहले जो वाटर है जो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है बॉयलर में, और फिर वो स्टीम आती है नोजल में. नोजल से उसको हाई वेलोसिटी में नोजल में उसको इसकी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है स्टीम टरबाइंस में टू कन्वर्ट द थर्मल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो जो स्टीम फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका क्या मतलब है कि जो स्टीम फ्लो होती है स्टीम टरबाइन में वो जनरली सारे केसेस में नहीं, पर हाँ ज्यादातर केसेस में एक्सियल फ्लो टरबाइंस यूज होते हैं. मींस जो स्टीम फ्लो हो रही है वो जनरली एक्सिस के पैरेलल में फ्लो होती है. स्टीम जो है होती है वो स्टीम फ्लो ओवर द मूविंग ब्लेड्स इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि एक्सिस के पैरेलल में फ्लो हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन. ठीक है, अब इससे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है स्टीम टरबाइन का. तो सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल. तो वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टीम टरबाइन को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. नंबर वन है ये इम्पल्स टरबाइन, और नंबर टू है रिएक्शन टरबाइन. ठीक है, तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि इम्पल्स टरबाइन में टरबाइन के इनलेट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो टरबाइन से जब वो पास होता है वर्किंग फ्लूइड तो उसमें प्रेशर एनर्जी या प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो सिर्फ वेलोसिटी से ही वो पूरे का पूरा जो इनलेट पे सिर्फ उसके वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, और प्रेशर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है. और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब वो वर्किंग फ्लूइड मूव करता है मूविंग ब्लेड से, प्रेशर एनर्जी का चेंज नहीं होता है. जबकि रिएक्शन टरबाइन में जब मूविंग ब्लेड से यानी कि टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उन पे वर्किंग फ्लूइड फ्लो होता है, तो वहां पे प्रेशर एनर्जी का भी चेंज होता है और काइनेटिक एनर्जी का भी चेंज होता है. मींस जो ब्लेड्स हैं वो रोटेट होते हैं, और रोटेट होने के लिए जो एनर्जी उसको मिलती है वो काइनेटिक भी होती है और प्रेशर भी होती है. दोनों तरह की एनर्जी अगर यूज हो रही है तो उसको बोलेंगे रिएक्शन टरबाइन, और अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट कराने के लिए तो उस तरह के टरबाइंस को हम बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन. ठीक है, तो मेनली यही डिफरेंस होता है इम्पल्स टरबाइन में और रिएक्शन टरबाइन में, कि उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है इम्पल्स टरबाइन में, और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक और प्रेशर दोनों तरह की एनर्जी होती है. तो इस डायग्राम में भी हम देखेंगे कि ये वाला जो डायग्राम है दिस इज फॉर इम्पल्स टरबाइन, और ये वाला जो डायग्राम है दिस इज फॉर रिएक्शन टरबाइन. तो जो टरबाइंस हैं, टरबाइन मींस शाफ्ट, और शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड्स. तो शाफ्ट और जो ब्लेड रोटेट हो रहे हैं उसको तो हम यहाँ पे बोलते हैं मूविंग ब्लेड्स. ठीक है, और जहां पे प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है दैट पार्ट इज द नोजल. ठीक है, तो नोजल का जो एरिया होता है ना, नोजल का जो शेप होता है वो थोड़ा कन्वर्जिंग टाइप का होता है. कन्वर्जिंग मतलब एरिया कम होता रहता है. ठीक है, तो इसी तरह के एरिया में से जब वर्किंग फ्लूइड पास होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है, उसकी प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में. तो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कन्वर्जिंग एरिया के डिवाइस का, जिसको बोलते हैं नोजल्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है
कि जो स्टीम आ रही है उसके पास प्रेशर, आपको याद होगा बॉयलर में हमने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मेंटेन किया था, तो वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के साथ वर्किंग फ्लूइड, टेम्परेचर लगभग रहता है 550-600 के आसपास में, जब टरबाइन के एंट्री पे वो वर्किंग फ्लूइड या स्टीम एंटर करती है, तो हाई प्रेशर के साथ में वो पहले एंटर करती है नोजल में, और नोजल में चूंकि कन्वर्जिंग एरिया होता है तो वो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में। ऑब्वियसली जब प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो नोजल के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो नोजल के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे नोजल में वर्किंग फ्लूइड पास होता रहता है उसकी प्रेशर एनर्जी कम होती रहती है। क्यों कम होती रहती है? क्योंकि वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। और ऑब्वियसली बात है कि नोजल के इनलेट पे वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, और जैसे जैसे वो कन्वर्जिंग एरिया में पास होता रहेगा वर्किंग फ्लूइड, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। अब जब हम नोजल के एग्जिट पे पहुंचेंगे तो सारी की सारी जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो नोजल के एग्जिट पे और टरबाइन के इनलेट पे या मूविंग ब्लेड के इनलेट पे प्रेशर एनर्जी तो हो जाएगी बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर, और वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा जो हाई वेलोसिटी है, इस हाई वेलोसिटी को पास कराया जाएगा मूविंग ब्लेड से। मूविंग ब्लेड से जब ये एनर्जी हाई वेलोसिटी स्टीम जेट जो है वो मूविंग ब्लेड से पास होगा तो उसको रोटेट कराएगा और हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी, जबकि प्रेशर एनर्जी ऑलरेडी हमने नोजल में कन्वर्ट कर ली थी काइनेटिक एनर्जी में, तो प्रेशर एनर्जी अब बची नहीं है, तो प्रेशर एनर्जी रहती है यहाँ पे कांस्टेंट। अब चूंकि प्रेशर एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? देखो जो टरबाइन है वो पहले से अपनी किसी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो चलती हुई ट्रेन में अगर आप चढ़ रहे हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है और ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, सपोज ट्रेन चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और आप भी मूव कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो जितनी ट्रेन मूव आगे करती रहेगी आप भी उतना ही मूव आगे करेंगे और उसी के साथ साथ में चलते रहेंगे। तो आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है रिलेटिव टू ट्रेन, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जबकि आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 0 नहीं है, आप 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से लगातार ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन ट्रेन में जो बैठा आदमी है वो तो आपको एक जगह कांस्टेंट ही देखेगा ना, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसी तरीके से टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, और ये जो जेट है ये अपनी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी अपनी एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो टरबाइन के ब्लेड पे जेट स्ट्राइक करता है वो करता है v1 वेलोसिटी से, और u वेलोसिटी से वो ऑलरेडी रोटेट कर रहा होता है। तो v1 और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है, इसीलिए डायरेक्शन अलग होने की वजह से जो v1 होता है या vr1 होगा वो होगा vr1 इज इक्वल टू v1 माइनस u1, जहां पे v1 तो जेट की वेलोसिटी है और u1 टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनकी वेलोसिटी है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सबकी अलग है इसीलिए ये होगा वेक्टर सम, ये जो इनका होगा वेक्टर सम होगा। वेक्टर अगर डायरेक्शन सेम होती तो फिर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है v1 की वो अलग होती है और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो अलग होती है, u की जो डायरेक्शन है वो अलग होती है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए इसका वेक्टर सम किया जाता है। तो जो प्रेशर एनर्जी चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली चेंज इन प्रेशर ही होता है। तो प्रेशर में तो कोई चेंज हो नहीं रहा मूविंग ब्लेड्स में, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और अगर हम रिएक्शन टरबाइन में देखें तो रिएक्शन टरबाइन में जो नोजल है उसको हम फिक्स्ड ब्लेड बोलते हैं। एक्चुअली इसका जो एरिया है वो नोजल की शेप है, कन्वर्जिंग टाइप का एरिया ही होता है, तो फिक्स्ड ब्लेड बोल देते हैं यहाँ पे। ये केसिंग के साथ में फिक्स्ड रहते हैं, और जो मूविंग ब्लेड है वो रोटर के साथ में फिक्स्ड रहते हैं। तो रोटर रोटेट होगा तो मूविंग ब्लेड भी रोटेट होंगे, इसलिए उसको मूविंग ब्लेड बोल रहे हैं। लेकिन जो केसिंग है वो तो फिक्स है और उसके साथ जो ब्लेड लगे हैं वो भी फिक्स रहेंगे, तो इसलिए उनको फिक्स्ड ब्लेड बोलते हैं। तो फिक्स्ड ब्लेड रिएक्शन टरबाइन में वही काम करते हैं जो इंपल्स टरबाइन में नोजल करता है। तो नोजल का एरिया भी कन्वर्जिंग होता है, फिक्स्ड ब्लेड का एरिया भी कन्वर्जिंग टाइप का होता है। तो लेकिन ये जो है वो पूरी की पूरी प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। जब वर्किंग फ्लूइड प्रेशर एनर्जी के साथ फिक्स्ड ब्लेड से पास होगा तो वो
थोड़ा ही प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यानी कि पूरा प्रेशर डाउन नहीं होगा। जब मूविंग ब्लेड के पास पहुंचेगा तो स्टीम के पास काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, और जितना भी एक्सपेंशन यहाँ पे हुआ है इस प्रेशर का, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो अब ये जो मूविंग ब्लेड में जब एंट्री होगी तो उसके पास प्रेशर एनर्जी भी रहेगी और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। अब चूंकि प्रेशर एनर्जी का देखो यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी का चेंज होगा तो यहाँ पे ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी चेंज होगा। ये प्रेशर एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाएगी इस रिलेटिव वेलोसिटी में। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको मिलेगी, क्योंकि प्रेशर डाउन होगा तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी यूज होगी इसके रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो रिलेटिव वेलोसिटी तभी आएगी जब आपका प्रेशर में चेंज होगा। तो इस मूविंग ब्लेड में यहाँ पे प्रेशर एनर्जी डाउन हो रही है, रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वजह काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल है, क्योंकि जेट किसी वेलोसिटी के साथ भी एंटर इसमें कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें ब्लेड्स का किस तरीके से होगा, तो जो मूविंग ब्लेड्स हैं, मूविंग ब्लेड्स में जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। किसमें, इंपल्स टरबाइन में। अगर इंपल्स टरबाइन की बात करें तो जो एरिया है टरबाइन के ब्लेड्स के बीच में जो एरिया है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ भी उतनी डिस्टेंस है, यहाँ भी उतनी है और यहाँ भी उतनी है। तो इस एरिया के कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर के कांस्टेंट होने की वजह से रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। इसको बोलते हैं इंपल्स टरबाइन की एक स्टेज, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेज में होता है इसलिए स्टेज बोल देते हैं इसको। तो ये स्टीम जो है जब इसमें एंटर करती है तो एरिया में कोई ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है, तो प्रेशर चेंज ही नहीं होगा। अगर कन्वर्जिंग होगा तभी तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और अगर डाइवर्जिंग होगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ना कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है। इसके जो मूविंग ब्लेड्स के बीच में एरिया रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहता है और रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। किसमें रहती है, इंपल्स टरबाइन में। ठीक है, इंपल्स टरबाइन में जो ये ब्लेड है, इन ब्लेड के बीच का जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। जो स्टीम फ्लो होती है, वर्किंग फ्लूइड इसके बीच में, तो स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस पे स्ट्राइक करती है, उसी एनर्जी से ये ब्लेड रोटेट करते हैं, जबकि एरिया कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो रिएक्शन टरबाइन में अगर हम देखें तो जो एरिया है वो कन्वर्जिंग टाइप का रहेगा। फिक्स्ड ब्लेड में, फिक्स्ड ब्लेड में एरिया कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग टाइप का। अब फिक्स्ड ब्लेड में कन्वर्जिंग टाइप का रहेगा तो प्रेशर डाउन होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इसमें जो एरिया है जो एरिया आपका मूविंग ब्लेड है वो भी कन्वर्जिंग टाइप का ही होगा, तो यहाँ पे भी जो प्रेशर है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो फिक्स्ड ब्लेड, क्योंकि वो तो रोटेट कर नहीं रहे, तो जब रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है, जब रोटेट कर ही नहीं रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो स्टेशनरी ब्लेड है। ठीक है, वो तो जीरो, उसकी अपनी वेलोसिटी तो जीरो है, तो जिस वेलोसिटी से भी वो स्ट्राइक करेगा, स्टीम इसमें एंटर करेगी फिक्स्ड ब्लेड में, वही वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स्ड ब्लेड है, इनकी अपनी वेलोसिटी जीरो है। तो जिस वेलोसिटी से स्टीम एंटर कर रही है, कन्वर्जिंग एरिया में जाने के बाद प्रेशर एनर्जी से वही वेलोसिटी बढ़ेगी। लेकिन मूविंग ब्लेड में क्या होता है, क्योंकि ब्लेड मूव कर रहे हैं तो प्रेशर एनर्जी से रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इनकी अपनी भी एक वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था वो v1 वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी एक ही बात थी, क्योंकि ब्लेड जो है, फिक्स्ड ब्लेड जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन मूविंग ब्लेड में ये ब्लेड मूव कर रहे हैं, तो अगर मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जब फिक्स्ड ब्लेड से पास होता है तब भी प्रेशर में ड्रॉप होता है, और जब मूविंग फिक्स्ड ब्लेड से पास होता है तब भी प्रेशर ड्रॉप होगा, और जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब मूविंग ब्लेड से पास होगा तब भी प्रेशर ड्रॉप होगा, और तब भी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, लेकिन उस समय पे रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो शेप रहता है वो एरोफॉइल टाइप का रहता है। एरोफॉइल शेप को कंस्ट्रक्ट, एरोफॉइल शेप के बहुत फायदे हैं, बहुत एडवांटेजेस है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन जो है वो काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन उनकी जो इफिशियंसी है वो ज्यादा होती है। तो ये हो गई एक रिएक्शन स्टेज, जिसमें फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड रहेंगे। फिक्स्ड ब्लेड ही नोजल का काम करेंगे, वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, लेकिन पूरे प्रेशर का ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, थोड़े प्रेशर का ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसी प्रेशर के साथ और काइनेटिक एनर्जी के साथ ये जाएंगे मूविंग ब्लेड्स में, और मूविंग ब्लेड्स में भी प्रेशर एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन वो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब सवाल ये आता है कि चलिए फिक्स्ड प्लेट में तो ठीक है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो फिक्स्ड प्लेट में जो प्रेशर एनर्जी है, फिक्स्ड प्लेट में जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। लेकिन मूविंग प्लेट में तो प्रेशर एनर्जी भी यूज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी यूज हो रही है, तो ना तो प्रेशर से काइनेटिक मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी से जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो इंक्रीज हो रही है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ जा रही है, प्रेशर भी डाउन हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी डाउन हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी भी तो कम हो रही है ना यहाँ पे। अगर आप एब्सोल्यूट वेलोसिटी को देखें तो वो भी कम हो रही है, तो फिर ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये एनर्जी जा रही है कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि रोटेट हो रही है ना, वो तो जो मूविंग प्लेट्स है वो तो रोटेट हो रही है ना, तो ये प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलके क्या करा रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं, और इसी रोटेशन के हेल्प से जो एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये प्रोसेस होता है इंपल्स टरबाइन में और रिएक्शन टरबाइन। देखिए जो पावर हमें मिल रही है, दिस इज द पावर VW1 माइनस VW2, VW1 और VW2 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द पेरिफेरल वेलोसिटी, यानी कि जो टरबाइन जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये क्या होती है आपकी पर यूनिट मास फ्लो रेट में पावर है, ये एक्चुअली पर यूनिट मास में पावर है। तो ये जो पावर है रिएक्शन टरबाइन में जो पावर हमें मिली एब्सोल्यूट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी अवेलेबल थी, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस प्रेशर एनर्जी में जो चेंज आया, अब प्रेशर एनर्जी में जो चेंज आया उसको भी हम वेलोसिटी के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि वही प्रेशर एनर्जी काइनेटिक ये रिलेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज कराने में लग गई थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का चेंज, ये होता है आपका रिएक्शन टरबाइन में जो पावर बनती है। जबकि इंपल्स टरबाइन में सिर्फ और सिर्फ ये वाला तो कांस्टेंट रहता है, VR2 माइनस VR1 कितना है, 0 है ना, क्योंकि VR1 VR2 तो बराबर है इंपल्स टरबाइन में, इसलिए ये वाली टर्म तो 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ही आपको पावर मिलती है, दिस इज द पावर पर यूनिट मास VW1 माइनस VW2 इनटू U। तो इंपल्स टरबाइन में इस तरीके से होता है और रिएक्शन टरबाइन में इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम इनका डिफरेंस अगर देखें, इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो प्रेशर ड्रॉप्स टेक्स प्लेस ओनली इन द नोजल, सिर्फ नोजल में। यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड को नोजल भी कह सकते हो, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड दोनों में प्रेशर का ड्रॉप होता है, ठीक है। ब्लेड क्रॉस सेक्शन पैसेज इज केप्ट कांस्टेंट फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन पैसेज है वो इनलेट टू आउटलेट आपका कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कन्वर्जिंग टाइप का होगा। हमेशा जो ब्लेड का क्रॉस सेक्शन है, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वो मूविंग है, हमेशा जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कन्वर्जिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। प्रोफाइल टाइप जो रहेगी वो सिमेट्रिकल रहेगी ब्लेड, मतलब किस तरीके से सिमेट्रिकल ब्लेड रहेगा, ये तरीके से, मतलब जितना एंगल ऊपर उतना एंगल नीचे, तो सिमेट्रिकल ब्लेड रहेगी। इसमें एरोडायनेमिकली डिजाइंड होगा, एरोफॉइल टाइप के अनसिमेट्रिकल ब्लेड्स होंगे। ब्लेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल होगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टाइप का ब्लेड है, एरोफॉइल को बनाना डिफिकल्ट होता है, ब्लेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट होती है काफी ज्यादा इस रिएक्शन टरबाइन के केस में। तो अब चूंकि सिंपल है, बनाना आसान है, तो पावर डेवलप्ड और एफिशिएंसी कम है, यहाँ पे पावर डेवलप्ड और एफिशिएंसी काफी ज्यादा मिल जाती है। पार्शियल एडमिशन ऑफ स्टीम थ्रू नोजल अटैच थ्रू द केसिंग, पार्शियल भी हो सकता है, इसमें ऑल एक बार में होता है। प्रीफर्ड फॉर स्मॉल पावर के लिए इसको प्रेफर करते हैं, लार्ज पावर के लिए रिएक्शन टरबाइन को प्रेफर किया जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ सेकेंड टाइप का अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें, तो सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन में है बेस्ड अपॉन द शाफ्ट ओरिएंटेशन, मींस जो शाफ्ट लगी हुई है, जो टरबाइन शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, उन शाफ्ट का ओरिएंटेशन कैसा है। तो दो तरीके की अरेंजमेंट यहाँ पे यूज की जाती है। एक तो बोलते हैं टेंडम कंपाउंडेड, टेंडम में एक ही शाफ्ट होती है, उसी शाफ्ट पे हाई प्रेशर टरबाइन रहेगा, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन रहेगा, लो प्रेशर टरबाइन रहेगा, और जनरेटर उसी शाफ्ट से कनेक्ट रहेगा, मतलब सारे के सारे जो है वो एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड है। अब चूंकि एक ही शाफ्ट पे कनेक्टेड है, तो जो शाफ्ट है वो एक ही वेलोसिटी से रोटेट करेगी, दिस इज द टेंडम, ये कम यूज होता है। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस कंपाउंडेंट, क्रॉस कंपाउंडेंट ज्यादा यूज होता है। इसमें क्या रहेगा, एक शाफ्ट पे तो रहेगा हाई प्रेशर टरबाइन और जनरेटर, एक दो जनरेटर इसमें अलग अलग रहेंगे, ठीक है, और बीच में रहेगा लो प्रेशर हीटर, क्योंकि हाई प्रेशर पे स्टीम एक्सपेंड होने के बाद उसका प्रेशर तो कम हो जाएगा, तो वो लो प्रेशर हीटर में जाएगी, हीटर से कन्वर्ट होने के बाद एक दूसरी शाफ्ट पे लो प्रेशर टरबाइन रहेंगे दो, तो इन दूसरी शाफ्ट पे यहाँ पे इससे फ्लो होगा, तो दो जनरेटर जो अलग अलग, ये जो शाफ्ट है वो अलग स्पीड से रोटेट होगी, ये वाली जो शाफ्ट है वो अलग स्पीड से रोटेट होगी, और दोनों पे जो जनरेटर रहेंगे वो अलग रहेंगे। अब देखो एक्सपेंड होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए जो लो प्रेशर टरबाइन है वो बड़े साइज के बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये दो तरह की अरेंजमेंट यूज होती है, टेंडम और क्रॉस कंपाउंड।